नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। रेड सैंडर्स के बारे में दिया है। रेड सैंडर्स यानी कि लाल चंदन। लाल चंदन के जो वृक्ष होते हैं, ट्री होते हैं, उसके बारे में दिया है। क्या दिया है उसको? भारत का जो रेड सैंडर्स यानी लाल चंदन होता है उसको एक महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन अब उसे इस समीक्षा से हटा दिया गया है। तो उसे बोला गया है कि जो साइट्स आरएसटी है, साइट्स का मतलब क्या होता है? साइट्स कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसका जो अवैध रूप से व्यापार होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसको कंट्रोल करता है और उसकी निगरानी करता है साइट्स, एक संस्था है। और उसी के साथ जुड़ता है आरएसटी। आरएसटी होता है कि रेड सैंडर्स ट्रेड्स। इसके तहत भारत में भी जो रेड सैंडर्स यानी लाल चंदन होते हैं उसका समीक्षा की जाती थी, लेकिन अब इसे समीक्षा की जो दायरा है उसे हटा दिया गया है। ये करता क्या था? इसमें देश के अंदर जो भी स्पीसीज यानी प्रजातियां रहती थी उसको जब निर्यात उसका किया जाता था, इसे यानी बेचा जाता था, तो उसको बारीकी से ये जांच करता था, उसका बारीकी से जांच करता था। अब उसे बेचा जाएगा, उसका खेती की जाएगी, तो अब उसे बारीकी से उसका जांच नहीं किया जाएगा। भारत को जो साइट्स आरएसटी से छूट दिया गया है, ये पहले भारत 2004 में रेड सैंडर्स को इसके आरएसटी के अंतर्गत लिया जाता था। छूट मिलने से फ़ायदा क्या होगा कि जो भारत के किसान हैं रेड सैंडर्स यानी लाल चंदन की जो खेती है, वृक्ष की खेती है, आसानी से कर सकते हैं और उसका व्यापार वैध रूप से यानी कि लीगल तरीके से इसका व्यापार भी कर सकते हैं। ये पॉसिबल कैसे हुआ? पॉसिबल ये हुआ कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2022 आया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2022 आया था, इसमें संशोधन किया गया था। इस संशोधन में के तहत ये डिसाइड किया गया कि जो साइट्स का आरएसटी है उसके तहत जो भारतीय किसान हैं जो रेड सैंडर्स यानी कि लाल चंदन का खेती करते हैं, उसका एग्रीकल्चर करते हैं, उसको इस आरएसटी यानी रेड सैंडर्स का जो ट्रेड है उससे छूट दे दिया जाए। जो उसकी समीक्षा के दायरे में आता है उसे हटा दिया गया है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले रेड सैंडर्स के बारे में, इसकी खासियत क्या है। यहाँ पर देखिए इसका वृक्ष है, वृक्ष दिख रहा है। इसे जो IUCN है उसका जो परिशिष्ट होता है सेकंड, उसमें शामिल किया गया है। सेकंड परिशिष्ट का मतलब ये होता है कि इसे कंट्रोल तरीके से इसका ट्रेड किया जाता है, यानी कि 97% तक इसके अंतर्गत जिस प्रजाति को रखा जाता है उसको कंट्रोल किया जाता है। 3% ही इसमें छूट रहती है कि आप व्यापार कर सकते हैं। लाल चंदन भारत में कहाँ उगाए जाते हैं? भारत के पूर्वी घाट के भीतर एक विशिष्ट क्षेत्र के मूल रूप से वहीं पर इसे उगाया जाता है और फिर इसे पूर्वी घाट का गौरव भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे पूर्वी घाट का गौरव भी कहा जाता है। इस पेड़ों की जो वृद्धि दर होती है काफ़ी स्लो होती है, यानी कि रेड सैंडर्स यानी लाल चंदन का जो वृक्ष है इसे तैयार होने में कितना समय लगता है? लगभग 25 से 40 साल लगता है। ध्यान रखिएगा, 25 से 40 साल तक लगता है। इसकी जो लकड़ी होती है काफ़ी महंगी होती है, काफ़ी महंगी, क्योंकि इसका फर्नीचर्स के अलावा इसका यूज कहाँ होता है? लाल डाई बनाने में यूज किया जाता है। लाल जो डाई होती है वो बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, जिसे कहा क्या जाता है? सेंटोलिन्स, जिसे सेंटोलिन्स कहा जाता है, जो लाल डाइस होती है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? लाल डाई का कपड़ा में होता है, दवा यानी मेडिसिन में होता है, भोजन के लिए जो रंग भरने वाले एजेंट होते हैं एक, उस एजेंट के रूप में भी यह काम करता है। तो काफ़ी महंगा बिकता है रेड सैंडर्स, आप भी लगा सकते हैं। और देखते हैं साइट्स के बारे में, देखेंगे साइट्स जो संस्था है इसके बारे में जानते हैं। साइट्स का मतलब तो बता ही दिया, कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसे प्रशासित किसके द्वारा किया जाता है? यूनेप। यूनेप क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, एक संस्था है, उसके द्वारा इसे साइट्स से को प्रशासित किया जाता है। और साइट्स का जो हेड क्वार्टर्स है यानी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में एक शहर है, वहीं पर साइट्स का जो हेड क्वार्टर्स है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 को। ध्यान रखिएगा, 1973 को 1973 को इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना के बाद से अब 2023 में ये अपनी 50वां एनिवर्सरी, जो 50वां एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट कर रहा है साइट्स। ध्यान रखिएगा, इस समय इसकी कौन सी एनिवर्सरी है? 50वीं एनिवर्सरी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 को। 2023 में इसकी 50वीं एनिवर्सरी थी। ये था साइट्स के बारे में। और एक फैक्ट और जिससे क्वेश्चन बन जाएगा, 3 मार्च को हर साल जो 3 मार्च आता है, 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डेज, यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस। जो विश्व
वन्य जीव दिवस है, हर साल कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। तो एक फैक्ट यहाँ से मिल गया। दूसरा फैक्ट हो गया कि साइट्स की स्थापना कब हुई थी, 1973 को हुआ था। साइट्स का जो हेडक्वार्टर्स है कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। ये जो इसकी अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स फर्स्ट, अपेंडिक्स सेकेंड, अपेंडिक्स थर्ड है, यानी कि जो इसे परिशिष्ट बोलते हैं हिंदी में। इसका क्या मतलब होता है, जो इसका ये मतलब होता है कि जो अपेंडिक्स फर्स्ट में जिस भी प्रजाति को रखा जाता है साइट्स के, उसमें जो ट्रेड होते हैं वो परमिट होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाता है, जैसे कि राइनोज हो गए, अफ्रीकन राइनेज हो गए। इन सब चीज़ों को जो विलुप्ति की कगार पर होते हैं, उन सब चीज़ों को यानी 3% स्पीशीज को छोड़कर अनुमति दी जाती है, जो अपेंडिक्स फर्स्ट में रखे जाते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं। वहीं अपेंडिक्स सेकंड का मतलब होता है कि इसको आप स्ट्रिक्टली तरीके से कंट्रोल किया जाता है, कि 97% स्पीशीज को आपको कंट्रोल करके रखना है, केवल 3% का आप ट्रेड यानी व्यापार कर सकते हैं। अब वहीं अपेंडिक्स थर्ड्स का मतलब होता है आपको रिक्वेस्ट करना है और उसके बाद आपको एक निगरानी में कंट्रोल तरीके से आपको व्यापार करने के मिल जाता है। जैसे हो गया क्या है यहाँ पर, चिल्लेनियन स्टोर्ड मेढक हो गया, ये सब आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे, शनि का रिंग के बारे में दिया है, रिंग ऑफ सैटर्न। बताया जा रहा है कि 2000, यहाँ पर देखिए ये रिंग जो दिखता नहीं है, जो बाहर से यहाँ पर देखिए ये रिंग दिख रहा है ना शनि ग्रह का। तो बताया जा रहा है कि 2025 तक जो शनि ग्रह है, ये जो इसका वलय दिखता है, रिंग दिखता है, ये पृथ्वी से दिखना बंद हो जाएगा। ये कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये खत्म ही हो जाएगा इसका रिंग, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, दिखेगा बहुत ही कम, यानी कि बहुत ही धुंधला दिखेगा, पृथ्वी से नहीं दिख पाएगा। जो अर्थ है, अर्थ से ये नहीं दिख पाएगा। इसका जो वलय है यानी कि रिंग है, ये किस कारण से इसका निर्माण होता है, तो शनि के जो रिंग, इसे छल्ला भी कहते हैं, जैसे बर्फीली इसके आसपास जो बर्फीली कण है, चट्टानी टुकड़े हैं, धूल का एक विशाल कण जो होते हैं, और ग्रहों के चारों तरफ जो परिक्रमा करते हैं, वही एक रिंग के रूप में दिखते हैं, शनि की तरफ एक रिंग के रूप में दिखते हैं। इसका निर्माण जो धूमकेतु होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्ट्रॉयड्स होते हैं, इन सब चंद्रमा होते हैं, यानी जो उसका सैटेलाइट्स होते हैं, उन सब का जो मलबा होता है, उसके कारण से इसके जो रिंग है वो बनते हैं, शनि ग्रह के रिंग बनते हैं। किन ग्रहों के पास अपना वलय है यानी रिंग है, पृथ्वी के पास नहीं है, तो क्यों नहीं है इसके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए ये पृथ्वी हो गया, या तो शनि ग्रह है। यहाँ पर देखिए शनि ग्रह के साथ साथ जो बृहस्पति ग्रह होता है, यूरेनस होता है, नेपच्यून होता है, इन सब के आसपास वलय है। इसका वलय होने के कारण क्या है, इसका वलय होने के कारण है कि इसका वलय होने का कारण तो बता दिया, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, चंद्रमा इसके मलबे से बनता है। और पृथ्वी के पास जो वलय है यानी कि रिंग है वो क्यों नहीं है, इसका रीजन है कि पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था, तो उसके गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण और जो उसके वायुमंडल होते हैं, उसके वायुमंडलीय प्रभाव के कारण से जो रिंग है यानी कि जो वलय है उसका निर्माण नहीं हो पाया। तो ये था दोनों में डिफरेंस। कुछ और फैक्ट देखते हैं, शनि और बृहस्पति को लेकर दिया है। कुछ बताया जा रहा है कि 62 नए चंद्रमाओं का खोज किया गया, यानी कि किसके, सैटर्न, शनि के 62 नए चंद्रमाओं का खोज किया गया। तो अब सोलर सिस्टम के अंतर्गत सैटर्न यानी कि शनि एकमात्र ग्रह है जिसके पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है। अब टोटल कितना हो गए, 95 तो ऑफिशियल रूप से रिकॉग्नाइज किया गया था, 62 और जुड़ जाने के बाद 145 हो गए। कितने हो गए, 145। तो इस समय सोलर सिस्टम का जो शनि ग्रह है इसके पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, कितना है, 145। जो शनि ग्रह है ये सोलर सिस्टम में यानी कि जो सौर प्रणाली है उसके अंतर्गत दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन है, जुपिटर्स यानी बृहस्पति ग्रह। ध्यान रखना, सोलर सिस्टम का जो जुपिटर्स है सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहले तो चंद्रमा इसके पास अधिक था, अभी क्रॉस करके शनि के पास हो गया, तो चंद्रमा के पास दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है, 95 है। टोटल कितना है, 95 है। ये सबसे बड़ा ग्रह है यानी जुपिटर से। अच्छा, वाई डू हैव सो मेनी मून्स, इनके पास इतना ज़्यादा चंद्रमा कैसे है, दोनों के पास, जुपिटर सैटर्न यानी कि बृहस्पति ग्रह, शनि के पास। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इसकी लार्ज साइज, इसका बड़ा आकार, प्लस उसके बाद ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका जो प्रभाव होता है उसके कारण, प्लस प्रेजेंस ऑफ डेब्रिस, जो धूल कण होते, धूमकेतु हो गए, मलबा हो गया,
इन सब के उपस्थिति के कारण इनके पास इतने सारे चंद्रमा हैं। किसके पास? बृहस्पति और शनि के पास। नेक्स्ट बढ़ेंगे। एक पोर्टल है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पोर्टल का नाम है AAINA पोर्टल्स। यहाँ पर देखिए www.AAINA पोर्टल्स। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। एक फैक्ट तो यही हो जाएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यह है क्या, किसके लिए है? यह एक पोर्टल जो शहरी स्थानीय निकाय होते हैं, यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज, ULB, अर्बन लोकल जो बॉडीज होते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं शहरी स्थानीय निकाय, इसके अंतर्गत जो 5 विषय आते हैं, 5 विषय को ये रिकॉग्नाइज करता है। उसका जो प्रदर्शन है उसको जो हेल्दी डेटा है उसको इस पोर्टल पर पब्लिश करता है, ताकि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, अन्य जो स्थानीय शहरी निकाय हैं, उनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हो सके। कौन कितना बेहतर कर रहा है, किस क्षेत्रों में। वो 5 विषय है कौन से? राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना कितनी बेहतर तरीके से काम कर रही है, प्लस किसी भी अर्बन लोकल बॉडीज के पास फाइनेंस यानी पैसा कितना है, वित्त कितना है, योजना उसकी क्या है, नागरिक केंद्रित शासन, मतलब कि नागरिकों के लिए कितना बेहतर वो शासन कर रहा है, बुनियादी सेवाओं का वितरण कितने अच्छे से कर रहा है, कितने वंचित और कितने जो डिजर्व करते हैं लोग, उनको कितने अच्छे से जो सर्विस है वो मिल पा रहा है। तो ये 5 रीजन है जिसके कारण इस पोर्टल पर जो भी अपना डेटा डालेगा, स्वच्छ हेल्दी रूप से डेटा डालेगा कि इन सब चीज़ों में कौन बेहतर काम कर रहा है। तो ऐसे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, दोनों के बीच में जो हेल्दी कंपटीशन है वो डेवलप होगा, यानी कि जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है उसको बढ़ावा देगा। प्लस जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, यानी कि शहरी स्थानीय निकाय है, उनके बीच में जो कंपटीशन है और भी बढ़ेगा और रिफॉर्म भी आएंगे, सुधार भी होगा। तो आइए ULB के बारे में जानते हैं। ULB यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज़, अगर हिंदी में बात करें तो शहरी स्थानीय निकाय। भारत का जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, अधिनियम 1992, इसी के तहत इसे संवैधानिक मान्यता दे दी गई। तो यह एक संवैधानिक निकाय बन गया, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है संवैधानिक निकाय बन गया। इस निकाय को किस आधार पर इसको संवैधानिक निकाय दिया गया? जनसंख्या के आकार के आधार पर। इसे मतलब कि क्लासिफिकेशन इसका कैसे होता है कि ये नगर है, ये पंचायत है, सब कुछ जनसंख्या के आकार पर निर्भर करता है। जैसे कि अर्बन लोकल बॉडीज़ हो गए ULBs, इसमें नगर पंचायत, जैसे कोई भी ग्रामीण क्षेत्र है, इसकी जनसंख्या लगभग 5000 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5000 जनसंख्या हो जाती है। इसमें से भी 75% लोग, 75% लोग गैर कृषि कार्यों में संलिप्त है, यानी कि कृषि नहीं करते हैं। 25% लोग कृषि करते हैं, 75% लोग गैर कृषि कार्यों में संलिप्त है। तो ऐसे ही इलाके को घोषित कर दिया जाता है क्या? नगर पंचायत। तो सबसे पहले होगा नगर पंचायत, फिर उसके बाद इससे डेवलप जो टाउन होते हैं, छोटे शहर होते हैं, उसके लिए नगर परिषदें होती है। अब फिर उसके बाद जो इससे महानगरीय क्षेत्र है, वहाँ और ज़्यादा जनसंख्या है, उसके लिए होता है नगर निगम। इन तीनों की, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, तीनों का चुनाव होता है। अब 5 साल तक इनका कार्यकाल होता है, 5 साल तक ये कार्यकाल करते हैं। जैसे कार्यकाल इनका समाप्त होता है, अगले 6 महीने के अंदर चुनाव तुरंत ही करा लेना है, अर्बन लोकल बॉडीज़ का या पंचायत का भी। ये था ULB के बारे में। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय बाल दिवस, पहले तो ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। आज तो 14 नवंबर है नहीं, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय बाल दिवस पर बच्चों को बचपन से ही दूसरों का मदद करना और उसके साथ जो पर्यावरण है उसके प्रति प्रेम करना और उसका सम्मान करना, सम्मान की भावना के लिए प्रेरित आवश्यकताओं पर भी बल दिया है कि ऐसी जो वैल्यूज़ है वो बच्चों के अंदर होना चाहिए। तो राष्ट्रीय बाल दिवस के बारे में देखेंगे। भारत में जो बाल दिवस को ही राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाना लगा। हर साल इसे 14 नवंबर को मनाया जाता है। यह जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनके जन्मदिन पर 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जो 1956 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, जो संयुक्त राष्ट्र है उसी के अनुरूप 20 नवंबर को सार्वभौमिक रूप से राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता था। जैसे ही सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन इसके डेट को 1964 में बदल दिया गया। 1964 में बदला क्योंकि 1964 में मृत्यु हो गई किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद यह निर्णय लिया गया कि समारोह को उनकी जयंती के अनुरूप ही मनाया जाएगा।
इन समारोह को उनकी जयंती के अनुरूप मनाया जाएगा। तब वो जो 20 नवंबर होता था डेट, उसे बदलकर 14 नवंबर कर दिया गया। कब कर दिया गया? 14 नवंबर। क्यों उनकी जयंती पर मनाया जाता है? क्योंकि वो बच्चों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय थी, इसलिए उनका चाचा नेहरू भी नाम उन्हें कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें देश की भविष्य की जो संपत्ति मानते थे, जिन्हें के लिए सर्वांगीण शिक्षा हो गया, उनका कैरियर हो गया, देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार पंडित नेहरू भविष्य की कई पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बन गए। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITs, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIMS और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे अग्रणी वैज्ञानिक जो संस्थान है उसकी स्थापना की है। काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे चाचा नेहरू। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आसियान के बारे में दिया है। तो आसियान चर्चा में क्यों आ गया है? ये 10वीं, ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है, रक्षा मंत्रियों की बैठक है, यानी कि आसियान डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग प्लस बैठक है, इसमें भाग लिया। किसने भाग लिया? भारत के रक्षा मंत्री जिनका नाम है राजनाथ सिंह। 16 नवंबर से 17 नवंबर 2023 तक जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल से, वहां पर इसे आयोजित किया जा रहा है। 2017 से ही ADM प्लस मंत्री आसियान और प्लस देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल इसकी बैठक होती है। तो आइए आसियान के बारे में देखते हैं। इसमें 10 कंट्री है। कौन कौन कंट्री है नीचे इसका दिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त को, ध्यान रखिएगा, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर्स यानी सचिवालय है, सेक्रेटरीट है जकार्ता, इंडोनेशिया के कैपिटल्स में। 10 देश कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया है। बैंकॉक घोषणा हुई थी 1967 में, उसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। पहला आसियान शिखर सम्मेलन 1976 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। पहला जो आसियान शिखर सम्मेलन है 1976 में हुआ था। यहाँ पर देखिए 10 कंट्री है, ब्रुनेई है, थाईलैंड है, म्यांमार है, लाओस है, अथवा है। इस आसियान को कब किया गया? जब उपनिवेशवाद का समापन हुआ, उपनिवेशवाद का यानी कि जो ब्रिटिश शासन था उसका समापन हुआ। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री है इसको ऑर्गेनाइज यानी संगठित करने के लिए, इसको राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए, सामाजिक विकास करने के लिए ये लोग एकजुट हुए, एक मंच पर इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे देशों का सहयोग करते हैं ट्रेड में, सामाजिक सुधार में, राजनीतिक स्थिरता में। तब से संगठन बनाया गया। हर साल 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता था। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।